नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। मित्राणि अद्य एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। मित्रों, आज से हम एक नए विषय का आरंभ कर रहे हैं और हमारा विषय है व्याकरण। इससे पहले संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया और उससे पहले हमने वैदिक साहित्य का अध्ययन किया। तो आइए शीघ्र ही संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करते हैं। व्याकरण का अध्ययन करने से पूर्व हमें व्याकरण की परिभाषा जाननी चाहिए। तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अब व्याक्रियन्ते विश्लेषण किया जाता है और व्युत्पाद्यन्ते उत्पन्न किए जाते हैं। शब्दाः शब्द अनेन मने इसके द्वारा, इति मने इस प्रकार से व्याकरणम। कहने का आशय है कि जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी उत्पत्ति और रचना समझाई जाती है, उन्हें विस्तार दिया जाता है, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की भाषा में क्या आवश्यकता होती है, क्या उपयोगिता होती है? तो भाषा के शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावशाली प्रयोग के लिए व्याकरण अत्यंत आवश्यक होता है। व्याकरण भाषा को नियमबद्ध बनाता है, बोलने, लिखने और समझने की सही पद्धति सिखाता है। इसलिए भाषा की शुद्धता के लिए व्याकरण आवश्यक है। अर्थ की स्पष्टता के लिए भी व्याकरण बहुत आवश्यक है। भाषा को व्यवस्थित बनाना, उसको नियमों में बांधना, इसके लिए व्याकरण आवश्यक है। भाषा में प्रभावशाली अभिव्यक्ति हो, व्याकरण के ज्ञान से व्यक्ति अपने विचारों को सुंदर, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त कर सके, इसलिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। साहित्य अध्ययन में सहायता, कविता, कहानी, नाटक या शास्त्रों को समझने के लिए व्याकरण ज्ञान अत्यावश्यक है। भाषा की रक्षा, व्याकरण भाषा को विकृत होने से बचाता है और उसकी मौलिकता को बनाए रखता है। मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए भी व्याकरण अध्ययन बहुत आवश्यक है। तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति और विचार करने की क्षमता का विकास करने के लिए व्याकरण अति आवश्यक है। तो आइए शीघ्र ही हम व्याकरण के आज के टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। सबसे पहले हमें भाषा की परिभाषा को जानना आवश्यक होगा। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करते हैं तथा ग्रहण भी करते हैं, भाषा कहलाती है। संस्कृत में यदि भाषा की परिभाषा की बात करें तो संस्कृत के व्याकरणाचार्य पाणिनि जी ने संस्कृत में 4 सोपान बताई भाषा को सीखने के लिए, जिसमें श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। तो श्रवणम उन्होंने कहा श्रूयते अनया इति भाषा, जो सुनी जाती है वह भाषा कहलाती है। भाष्यते अनया इति भाषा, जो बोली जाती है वह भाषा कहलाती है। पठ्यते अनया इति भाषा, जो पढ़ी जाती है वह भाषा कहलाती है। लिख्यते अनया इति भाषा, जो लिखी जाती है वह भी भाषा कहलाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय को बताते हुए उन्होंने कहा भाष्यते अनया इति भाषा। भाष्यते अर्थात बोलना, जो बोली जाए वह भाषा कहलाती है। यह संस्कृत के भाष धातु से बनता है। संस्कृत के भाष धातु से भाष्यते अनया इति भाषा। भाषा के भेदों की बात करें तो भाषा के मुख्य रूप से यहाँ पर 2 भेद होते हैं, लेकिन सांकेतिक भेद एक इसे भी स्वीकारते हैं। कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। भाषा का जो भेद है, पहला लिखित भाषा, जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा ग्रहण करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा, जब हम अपने भावों और विचारों को बोलकर मौखिक रूप से प्रकट करते हैं और ग्रहण करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। और सांकेतिक भाषा, संकेतों के द्वारा अपने भावों और विचारों को प्रकट करना और ग्रहण करना सांकेतिक भाषा कहलाती है। वर्ण की परिभाषा यदि देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण हम कह सकते हैं जैसे क,
ख, ग, ये हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर वर्ण जिन्हें संस्कृत में अच वर्ण भी कहा जाता है, दूसरे व्यंजन वर्ण जिन्हें संस्कृत में हल वर्ण कहा जाता है। स्वर वर्णों को अच वर्ण क्यों कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों के द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण होता है और उन प्रत्याहारों में अच एक प्रत्याहार है और उस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण निहित हैं, इसलिए स्वर वर्णों को अच भी कहा जाता है। व्यंजन वर्णों की बात करें तो ऐसे ही हल भी एक प्रत्याहार है और उस हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं, इसलिए व्यंजन वर्णों को हल वर्ण भी कहा जाता है। कुछ विद्वान स्वर 12 मानते हैं, कुछ 13 मानते हैं। तो स्वर वर्णों के यहाँ दो प्रकारों को पहले देखना आवश्यक होगा। एक होते हैं समान अक्षर, समान अक्षराणी। समान अक्षर में दो प्रकार हैं, एक ह्रस्व अक्षर, दूसरे दीर्घ अक्षर। तो ह्रस्व अक्षरों की श्रृंखला में अ, ई, उ, री, लृ ये ह्रस्व वर्ण है। दीर्घ वर्णों की बात करें तो आ, ई, उ, री ये दीर्घ हैं। ऐसे ही संधि अक्षरों की यदि बात करें जिन्हें संधि अक्षर कहा जाता है तो ए, आई, ओ और औ ये संधि अक्षर कहलाते हैं। कौन से वर्णों के योग से ये संधि अक्षर बनते हैं? तो अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ए बराबर आई, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस ओ बराबर औ। आगे हमारे जो स्वर वर्ण है 13 वो यहां पर लिखे हैं अ, आ, ई, उ, री, लृ, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे यहां पर 13 स्वर वर्ण है। आगे हम स्पर्श व्यंजनों को देखते हैं जिनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर और म तक के जो वर्ण हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिन्हें स्पृष्ट वर्ण भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों को यदि देखें तो इसमें 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और ये 5 वर्ग हैं तो टोटल 25 वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन अर्थात स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं। आगे अंतस्थ वर्णों को यदि देखें तो अंतस्थ वर्ण 4 हैं। जो स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्वर और व्यंजनों के बीच के जो वर्ण होते हैं वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और रुक रुक के इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, जैसे य, र, ल, व। उसके बाद ऊष्म व्यंजनों की यदि बात करें तो ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख से हमारी गर्म हवा निकलती है। तो इनकी श्रेणी में स, स और ह ये 4 वर्ण हैं। आगे हम यदि देखें तो अयोगवाह, तो जो न स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। और भी इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जिन वर्णों में वहन करने की क्षमता नहीं होती वे अयोगवाह कहलाते हैं। और भी अगर देखें तो जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से न उच्चारित किया जा सकता है न लिखा जा सकता है ऐसे अयोगवाह कहलाते हैं। तो ये अयोगवाह वर्णों की जो संख्या है वो 2 है, अंग और अह। संयुक्त व्यंजनों की यदि बात करें तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कुछ विद्वान तीनों को स्वीकार करते हैं। वर्णमाला में 3 ही है, क्ष, त्र, ज्ञ। और कुछ विद्वान इसको भी स्र को भी स्वीकार करते हैं। यद्यपि संयुक्त व्यंजन बहुत सारे होते हैं। जहां 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल हो जाता है वो संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं,
लेकिन कुछ संयुक्त व्यंजन जो मुख्य हैं उनके विषय में हमें देखना चाहिए कि वो कौन से वर्णों के योग से बनते हैं। तो क्ष, क धन, स धन, अ बराबर क्ष, त्र, त धन, र धन, अ बराबर त्र, ज्ञ, ज धन, य धन, अ, स्र, स धन, र धन, अ। तो बच्चों आज हमने वर्ण विचार का अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों तक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्तु एतावत् पाठित्वाय विरमामि। नमो नमः।